के अंदर वर्ल्ड क्लासिक्स टाइटल प्राप्त करने वाले ये एक फेमस इंडियन पोइट रहे हैं। क्या बोला मैं दोबारा सुनना, न्यूयॉर्क रिव्यूज ऑफ बुक्स के अंदर जो वर्ल्ड क्लासिक्स टाइटल्स प्राप्त करने वाले ये कबीर के बाद दूसरे रहे हैं, कबीर के बाद रहे, कबीर के अलावा रहे हैं। बहुत फेमस राइटर थे, ठीक है ना। हालांकि राइटर के रूप में इनका खास हाथ शुरू में अच्छा नहीं रहा और बाद में जाके कई लोगों ने इनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया है। जैसे खास योगदान रहा अरविंद कृष्ण मल्होत्रा का, जिन्होंने 2010 में उनके कलेक्टेड पॉइंट्स को क्या किया था, कलेक्टेड पॉइंट्स को संकलित करवा करके एक जो पब्लिकेशन था ब्लड एक्स करके उसके अंदर इनको प्रकाशित करवाया 2010 में। सर आज देखने का मौका मिला है बहुत दिनों बाद, एक गुजर जी कल भी तो देखा था आपने, क्लास आई थी, आप लेट आए थे थोड़े से। चलो स्टार्ट करते हैं अरुण कोलात्कर के बारे में। अरुण कोलात्कर ज्यादा बड़े राइटर नहीं है अपने लिए, मतलब अपन को पढ़ने के लिए ज्यादा बड़ी नहीं है। कुछ चीजें हैं कि खासतौर से मुझे जेजुरी याद रखना है। इनका जो इंग्लिश पोइम है, बड़ी पोइम है, कलेक्शन है, ये पोइम का कलेक्शन है, जेजुरी पोइम भी है और जेजुरी कलेक्शन भी है, ठीक है ना। तो बबीता जी आपका स्वागत। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए अजीब सा जेलर टाइप लगते नहीं, बगल में बैग टंगा हुआ, तारी मूंछ, ठीक है ना, खतरनाक आदमी थे। चलो स्टार्ट करते हैं। इनके जन्म की बात करें, इनका जो बर्थ है वो 1 नवंबर 1932 ब्रिटिश इंडिया के अंदर हुआ, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडिया कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ था और महाराष्ट्र में। अब सुनना मेरी बात को, इसके जो फादर थे वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर थे और इनके अगर अपन बात करें इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम था तात्या कोलात्कर। क्या नाम था? तात्या कोलात्कर नाम था इनके पिताजी का, फादर। अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 शादियां हुई हैं इनकी, तात्या कोलात्कर। एक तो दर्शन नाम की महिला से हुई, शादी नहीं चली बढ़िया, कोलात्कर, ठीक है ना। शादी अच्छी नहीं चली, दर्शन नाम की महिला से हुई, फिर सोनू नाम की महिला से हुई। सोनू कोलात्कर जो है काफी समय तक इनके साथ रही, लास्ट टाइम तक रही। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो डेथ है वो 25 सितंबर। मैंने डाला था, अरे मैंने डाला था। मनपसंद सीट के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। सरकारी नौकरी की 25 सितंबर कब हुई थी? 2004 के अंदर हुई थी। 25 सितंबर 2004 2004। मृत्यु होने का कारण था इनका कैंसर। इनको कैंसर से सफर कर रहे थे, कैंसर से पीड़ित थे, तो कैंसर से ये मर गए, टाइप ऑफ कैंसर, है ना, कैंसर से मरे हैं। अब चलो इनके बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। पहले तो देखो ये प्रोमिनेंट इंडियन पोइट है और राइटर भी है। क्या ये प्रोमिनेंट इंडियन पोइट और राइटर, ठीक है ना। इनको इनकी मरने के बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, है ना। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनकी मतलब बहुत बढ़िया काम किए थे इन्होंने। कॉमनवेल्थ लिटरेचर प्राइज इनको मिला था, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज हम कह सकते हैं, पोइट्री प्राइज इनको मिला था, ठीक है ना, 1977 के अंदर इनकी बुक जेजुरी के लिए। और एक इन्होंने विजकी वही नाम से एक मराठी रचना लिखी और उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना कि यहाँ पर अगर अपन बात करें थोड़ा सा इनके बारे में, तो ये अपन इनको क्या बोलेंगे, पीछे ले लेते हैं। इनको हम बोलेंगे बाइलिंगुअल इंडियन पोइट, बाइलिंगुअल इंडियन पोइट। इन्हें हम बाइलिंगुअल इंडियन पोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल इंडियन पोइट। सर क्यों? क्योंकि 2 भाषाओं में लिखते थे, 2 भाषाओं में लिखते थे। एक तो लिखते थे ये इंग्लिश के अंदर, 2 भाषाएं कौन कौन सी सुन लो। एक तो इन्होंने इंग्लिश में लिखी है और एक इन्होंने अपनी रचनाओं को मराठी लैंग्वेज में भी लिखा है, मराठी। तो मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज के ये महान क्या रहे हैं, पोइट रहे हैं। खासतौर से इन पर जो इफेक्ट पड़ा है वो इजरा पाउंड और टी.एस. एलियट का पड़ा है। टी.एस. एलियट और इजरा पाउंड के जो फ्रेगमेंटेड नॉन लीनियर और फ्री वर्ड्स वाला जो स्ट्रक्चर है इनका बहुत प्रभाव पड़ा है। तो चलो हम शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। विकास कुमार मीरवाल, नमस्ते सुरेंद्र जी, सभी को नमस्ते नमस्कार। और शुरू करते थोड़ा सा आगे चलके, ठीक है ना। अब इनको अपन क्या भी मानते हैं, ध्यान से सुनना। जो रचनाएं जो इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, फालतू की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं हम फालतू की बात, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या बातें हैं, सुनना कि इनको माना गया है। तो इनका पूरा नाम देखो ऊपर लिखा हुआ है, वैसे तो आप लिख सकते हैं दोबारा से, अरुण बालकृष्ण कोलात्कर। अरुण बालकृष्ण कोलात्कर इनका नाम रहा है, ठीक है ना। और जन्म मृत्यु के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है ना। इसके बारे में और खास आपको जानकारी रखनी है। और इन्होंने क्या किया, इनको क्या माना गया, रिगार्डेड द ओनली पोइट या इंडियन पोइट, द ओनली इंडियन पोइट आफ्टर या अपार्ट फ्रॉम कबीर फीचर्ड एज या फीचर्ड ऑन द वर्ल्ड क्लासिक्स या वर्ल्ड क्लासिक टाइटल्स, है ना। ये लिखना, वर्ल्ड क्लासिक टाइटल्स, TITLES टाइटल्स ऑफ न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, है ना। ये आपको याद रखना है। सही बात, कमेंट नीचे करना, स्क्रॉल डाउन करना, बस। बिल्कुल सालू जी, स्वागत है आपका। यहाँ तक की बातों में कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट से। अगर अपन इनके जीवन की पहले कलेक्शन देखें तो इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हिज लाइफ, अगर फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन देखें, फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन POETRY पोएट्री कलेक्शन ऑफ हिज लाइफ, और इनकी सबसे पहला पोएट्री कलेक्शन अपने जीवन का वो रहा है जेजुरी। और सबसे इंपॉर्टेंट यही से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके और कहीं से नहीं आने वाले। 1977 वैसे तो दरअसल ये जो लिखा गया था इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, 31 पॉइंट का कलेक्शन आगे जिक्र करेंगे। और इसी की वजह से कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला 1977 के अंदर। ये पब्लिश हुआ था 1974 में, फिर बाद में आपको पता नहीं कहां पब्लिश हुआ। कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज इनको इसके लिए मिला। और इनको इनके मरने के बाद पोस्टुमस, है ना, पोस्टुमस मरने के बाद इनको 2005 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। सर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी गाइड ले, शालू सोनी मतलब गाइड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को कराऊंगा। अभी अपन कोर्स कर रहे हैं, रिवीजन करेंगे। पहले आप पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ही आपको इतने सारे क्वेश्चन दे दूंगा ऐप के अंदर ही। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और लेने की। ऐप के अंदर है ना, अभी तो क्विज डली नहीं है, क्विज डलेंगी पूरी। जब पूरी क्विज डल जाएंगी तो इतनी सारी क्विज हो जाएंगी, आपको कहीं लेने की जरूरत नहीं है ना। तो खूब डलेंगी, 20 क्वेश्चन डल गए एक टॉपिक के, 20 15 20 क्वेश्चन हो जाना, फिर मिक्स करना, क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। कोई बुक वगैरह गाइड वगैरह मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना, फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन जेजुरी 1977 के अंदर कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज, ये आपको याद रखना है। फिर इनको 2005 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड, है ना। साहित्य अकादमी अवार्ड जो इनको 2005 के अंदर दिया गया मराठी पब्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। और विजकी वही के नाम से, है ना, वेट क्या अकाउंट बुक, खाता वही, ठीक है ना। इनकी राइटिंग स्टाइल देखो, इनकी राइटिंग स्टाइल बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल, मतलब ट्रेडिशनल नहीं है, बिल्कुल परंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल है। मतलब किसी पोइट लिखते हैं, कविता लिखते हैं, और कविताओं को लिखने के अलावा, सुनो मेरी बात, कविताएं नॉर्मल जैसे लाइन के साथ लिखी जाए, ट्रेडिशनल पैटर्न के साथ, सोनेट या फिर कोई राइम स्कीम सेट करके, ट्रेडिशनल नहीं है, ये बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल टी.एस. एलियट की तरह, इजरा पाउंड की तरह, बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल है। और ये क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंटेड पीसेस लिखते हैं, बिल्कुल याद जैसे याद आती जाती है, फ्रेगमेंटेड पीसेस लिखते हैं, फ्रेगमेंटेड पीसेस या फ्रेगमेंटेड स्टाइल लिखते हैं, फ्रेगमेंटेड टूटी हुई स्टाइल लिखते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं।
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS, फ्री वर्ड्स का यूज करते हैं, बिल्कुल फ्री वर्ड्स यूज करते हैं, स्वतंत्र वर्ड्स में लिखते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नॉन लीनियर स्टाइल, जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें लिखते हैं, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स में लिखते हैं। समझिए मेरी बात को, है ना। इसके बाद में अगर हम बोले प्लेन लैंग्वेज में डीप सिंबलिज्म, ये लैंग्वेज बहुत सिंपल सी यूज करते हैं, लूसिड और क्लियर लैंग्वेज। देखो इंडियन राइटर्स की या इंडियन राइटर्स की खासियत ये रही है कि लैंग्वेज में ज्यादा जैसे अगर हम शशि थरूर की बात करें या फिर अमिताभ घोष की बात करें या विक्रम सेठ की बात करें, तो ये लोग राइटर क्या, तो ये बहुत ही ऐसे मतलब लैंग्वेज को बिल्कुल एम्बेसेड करके लिखते थे, लैंग्वेज को कंफ्यूज करके लिखते थे, थोड़ा कठिन वर्ड्स यूज, वोकैब यूज, स्ट्रक्चर्स यूज, पैटर्न यूज करते थे। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इन्होंने अपनी पोएट्री में बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ लिखा है, बिल्कुल सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज लिखी है, सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज। लेकिन इनको ये एक चीज मानते थे कि जीवन में हर चीज क्या है, सिंबल है, किसी न किसी चीज का। तो ये कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट को यूज करते थे सिंबल्स के रूप में, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर ली तो उस ऑब्जेक्ट को यूज करते थे ज्यादातर सिंबल्स। अब सिंबल्स कैसे कैसे, स्पिरिचुअल सिंबल्स, ठीक है ना, जिसको रिलीजियस सिंबल्स कह सकते हैं, फिर कॉमन लाइफ से रिलेटेड सिंबल्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जीवन के सामान्य जैसे जनरल हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे संबंधित सिंबल्स यूज किया करते थे, छोटी छोटी चीजों को सिंबलिज्म ज्यादा यूज किया करते थे। तो सिंबलिज्म का बहुत इफेक्ट था। विजुअल इमेजरी कहने का मतलब ये जो वर्ड्स जो लिखते थे, वर्ड्स, तो इनके वर्ड्स है ना, हर एक वर्ड जो है मतलब वर्ड और फ्रेजेस, इनके वर्ड और फ्रेजेस ये क्या कर सकते थे, पेन पोर्ट्रेट बना सकते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेस पेन पोर्ट्रेट बनाने के लिए सक्षम थे, मतलब आपके दिमाग में चित्र खींचते जाएंगे, इमेज बनती जाएगी, ऐसा लगेगा लाइव इमेज, हर चीज की लाइव इमेज की विंडोज में, जैसे अभी जैसे बस की विंडोज हैं उनके कर्टेन्स खींचे हुए हैं, तो दिमाग में सेट हो जाएगा बस विंडोज उनकी के कर्टेन। तो एक इमेज, हर शब्दों का इतना गजब यूज करते हैं कि प्लेसमेंट्स के माध्यम से आप लोग इमेज बना सकते हो अपने माइंड में, उसकी हर चीज की क्रिएट कर सकते हैं इमेज को। ह्यूमर और आयरनी ये इनका मेन पॉइंट रहा है। इन्होंने शार्प लेकिन बिटी मतलब बहुत गुणवान तरीके से अगर बोले तो उन्होंने आयरनी का यूज किया है, सरकार का यूज किया है। ह्यूमर मतलब इन्होंने ह्यूमरस तरीके से हर चीज को हास्यास्पद तरीके से लिखा है। तो ह्यूमर इनकी रचना का मूल भाग रहा है, ये ध्यान रखना, ह्यूमर की रचनाओं का मूल भाग रहा है। अब देखो यूजेस ड्राइव इट, वो ड्राइव इट टू क्रिटिक रिलीजियस रिचुअल्स, वो धार्मिक जो संस्कार होते हैं उनको क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। अर्बन के नैतिकता का पतन हो रहा है शहरों के अंदर, उसका भी बखान करते हैं और सामाजिक असमानताओं के बारे में वर्णन करते हैं, जातीय वर्गभेद के बारे में बताते हैं। वो कभी सीधे सीधे मजाक नहीं उड़ाते किसी चीज का। इनका ह्यूमर जो है वो जेंटल होता है, ह्यूमर जेंटल है लेकिन शार्प है। मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कम से कम शब्दों में व्याख्या करना, यानी कि ये क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं, मतलब गागर में सागर भरने का काम करते हैं, कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने का काम करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं अपनी रचनाओं को गागर में सागर भरते हैं, मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना कि यूज ऑफ सेलेक्टेड वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, ये बहुत सिलेक्टेड चीजों का यूज करते हैं, बहुत सिलेक्टेड, ठीक है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चढ़ा करके लिखते, एक्सप्लेन लिखते, डिस्क्रिप्टिव में लिखते, शॉर्ट में लिखते, चीजों को शॉर्ट में लिखते हैं। अब देखो अगर यहाँ याद करें अपन तो अवार्ड मिले इनको, ऑनर्स मिले अरुण गोलकर को, वो कौन से, एक तो कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला इनको 1977 में। ये इनकी आइकॉनिक पोएट्री थी जिसका नाम था कलेक्शन का जजुरी, 31 पॉइंट्स का कलेक्शन था ये जजुरी, इसके लिए इनको मिला था। अब देखना ये प्राइज जो है, इन्होंने बेस्ट पोएट्री रिटन इन इंग्लिश फ्रॉम द कॉमनवेल्थ नेशंस, ये इसको प्राइज मिला है। जजुरी जो है वो क्या बन चुका था, जजुरी इनका फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट्री बन चुकी थी, पोएट्री की बुक बन चुकी थी जिसने इंटरनेशनल अक्लेम प्राप्त किया, अंतरराष्ट्रीय क्या प्राप्त की, प्रशंसा प्राप्त की, जयघोष प्राप्त किया। अंतरराष्ट्रीय जयघोष प्राप्त करने वाली सबसे पहली इंडियन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन कौन सा था, जजुरी था, सबसे पहला इंडियन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन, ये याद रखना है। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया पोस्टुमसली 2005 के लिए, इनकी बुक विजी की वही ऐसे कुछ है, मराठी में है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, विजी की वही। पोएट लॉरेट ऑफ इंडियन मॉडर्निज्म के लिए अनऑफिशियल है, मतलब ये पोएट लॉरेट ऑफ इंडियन मॉडर्निज्म ये बने नहीं थे, आप कहीं सोचोगे बन गए, नहीं बने नहीं थे। इनको अनऑफिशियली क्या है, जो क्रिटिक है, इनके आलोचक हैं, इनके क्रिटिक CRITIQUE या इनके जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिक्स क्या करते थे, ये क्रिटिक्स क्या करते थे, इनको आलोचना किया करते थे किसके रूप में, पोएट आलोचना की समालोचना किया करते थे, कहते थे कि पोएट लॉरेट है किसकी, भारतीय आधुनिकता के, ठीक है ना, भारतीय आधुनिकता के क्या है, ये पोएट है, ठीक है ना। ओके कंप्लीट है आपका पिक्चर। अब देखो इनकी जो इंग्लिश में पोएट्री कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां तक की पिक्चर बिल्कुल साफ है तो बताइए, यहां तक की पिक्चर बिल्कुल साफ है तो बताइए। है ना, अब देखना यहाँ पर क्लियर है। अब देखो अपन शुरू करते हैं यहां से, जजुरी 1976 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। 1976 77 मान लो, अब 77 76 में लिखा गया, ठीक है ना। 76 में ये कैसे प्रकाशित हुई मैं बात करूंगा। 1964 में भाई साहब ने क्या किया, एक यात्रा जारी की, है ना। और ये जो यात्रा थी इन्होंने, ये जो जजुरी नाम की जगह थी, धार्मिक जगह, जजुरी के रूम्स या रूम्स ऑफ जजुरी, रूम्स ऑफ जजुरी की तरफ की, वहां पर एक मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था, खंडोबा का मंदिर, खंडोबा। इस खंडोबा का जो गणेश जी का मंदिर है, लॉर्ड शिवा का मंदिर मानते हैं, लॉर्ड शिवा भगवान शिव के से भी रिलेटेड है। तो वहां पर इन्होंने यात्रा की, 1964 में इन्होंने यात्रा की, ठीक है। 1964 में इन्होंने यात्रा की थी किसमें, खंडोबा मंदिर की तरफ। और इस खंडोबा मंदिर में एक पिलग्रिमेज है, ये धार्मिक यात्रा के बारे में, पिलग्रिमेज, ध्यान से सुना। अब ये यात्रा इन्होंने की तो इसके अंदर कई सारी चीजों को इन्होंने देखा, कई सारी चीजों को सर स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग की तरह से मैंने राइटर के बारे में बताया और तो कुछ नहीं, बताना मुझे क्या समझ में आया। ऐसे नहीं कि जैसे अरुण गोलकर का नाम समझ में नहीं आया, उसकी जन्म और मृत्यु की सन समझ में नहीं आई, इनको क्या क्या कहा गया, क्या क्या कहा गया ये समझ में नहीं आया, कौन कौन सी भाषा में लिखते थे ये समझ में नहीं आया, ऐसे बताओ कि ये चीज समझ में नहीं आई। तो उससे क्या है, मुझे थोड़ी मदद मिलेगी ये पहचानने में कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं इसको आपको समझा सकूंगा, ठीक है। बाकी का नॉर्मली है क्या बताओगे कि पूरा शुरू में समझ में नहीं आया, क्या अंत में समझ में नहीं आया। तो मैं तो आपको जजुरी के बारे में बता रहा हूं। जजुरी का जो है 1974 के अंदर, 1974 के अंदर इसको क्या करवाया गया, पब्लिश कराया गया। और पब्लिश किस कलेक्शन के अंदर कराया गया था, पब्लिश कराया गया था ओपिनियन लिटरेरी क्वार्टरली, ठीक है ना। इसके अंदर पूरा नाम लिखने के बाद से, पूरा नाम लिखने के बाद से देखता हूं एक बार जरा, हाँ ये समझ में नहीं आया, यहाँ से ये पूरा समझ में नहीं आया, पहला पोएट्री कलेक्शन वगैरह सब कुछ समझ में नहीं आया। मतलब इनकी टाइटल है, अगर आपसे कोई पूछे कि कबीर की बात
कबीर के अलावा वर्ल्ड क्लासिक्स के अंदर, वर्ल्ड क्लासिक टाइटल जो है न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स के अंदर किसको मिला है? कबीर के अलावा। तो कबीर के अलावा किसको मिला है? अगर आपसे नीचे पूछा जाए, चार नाम पूछे जाए, तो उनमें आपको अरुण कोलात्कर का नाम मिलेगा, वो भी लिखना है। आपको बोले बाइलिंगुअल इंडियन पोएट कौन से इंडियन में से, तो आपको फिर वहां पर अरुण कोलात्कर का नाम मिले तो वो मिलेगा। जजुरी की नाम की रचना किसने लिखी? ये आपका पहला कलेक्शन कौन सा था? जजुरी से रिलेशन किसका है? ये पूछा जाए तो अरुण कोलात्कर देना है आपको आंसर। अरुण कोलात्कर को जजुरी के लिए कौन सा प्राइज मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड, नोबेल या नोबेल प्राइज, पद्मश्री या कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज। तो आपको कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज आंसर लगाना है। फिर 2005 में कोई एसएए जो मैंने लिखा है वो साहित्य अकादमी अवार्ड, तो इनको 2005 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इनकी मराठी पब्लिकेशन या मराठी बुक के लिए, और उस मराठी बुक का नाम है मराठी बुक, और उसका नाम है विजिकी भाई, इसके लिए इनको मिला था, ठीक है ना। हाँ, तो नाम लिख लिया। ये इनको टाइटल मिले हुए हैं, ये टाइटल है कि न्यूयॉर्क रिव्यू बुक्स का इनको वर्ल्ड क्लासिक्स का टाइटल मिला हुआ है कबीर के बाद, ठीक है ना। फिर ये मैंने इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में लिखा है कि इनकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी। हाँ, राइटिंग स्टाइल में बताया कि राइटिंग स्टाइल ऐसे लिखते थे, इन चीजों का यूज करते थे। फिर अपन ये अवार्ड के बारे में बात कर रहे थे, 3 अवार्ड इनको, ये 2 अवार्ड मिले, तीसरा इनको एक अनऑफिशियल दिया गया है। फिर अपन जजुरी के बारे में कर रहे हैं बात, तो जजुरी इनकी पहली पार्टी कलेक्शन है, ठीक है। इसके बारे में बात चल रही है कि पहला पार्टी कलेक्शन है र्यूम्स ऑफ जजुरी। खंडोबा के लिए इनकी यात्रा होती है, खंडोबा के लिए जाते हैं, ये पिलग्रिमेज धार्मिक यात्रा है। इसके अंदर 31 पॉइंट्स का कलेक्शन है। मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान रखो, लिखते हुए चीजों को तो केवल हिंट है, जो लिखी हुई चीजें हैं वो हिंट है। 31 पॉइंट्स का कलेक्शन है। पॉइंट जो शुरू होती है, फर्स्ट पॉइंट इनकी द बस, फिर द ओल्ड वुमन है। जैसे मैं कुछ एक पॉइंट्स का नाम लिख देता हूं, द बस, द ओल्ड वुमन, द प्रीस्ट, द रेलवे स्टेशन, द टेंपल। ऐसे करके बहुत सारी रचनाएं हैं। द टेंपल रेड है ना। इसके अंदर बहुत सारी इन्होंने कंपाइलेशन या जो मान लीजिए बहुत सारी पॉइंट्स लिखी, 31 पॉइंट्स लिखी है। द प्रीस्ट भी है, दर्शन बेस्ट बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रीस्ट मैंने लिखा है। द ओल्ड मैन है, द बस है, द रेलवे स्टेशन है, द बैट है, चमगादड़ है, ठीक है ना। और इसी तरीके से बिटवीन द टेंपल एंड द रेलवे स्टेशन है, बिटवीन द टेंपल एंड द रेलवे स्टेशन खंडोबा है, मार्कंड है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी इनकी पॉइंट्स हैं, तो इनको अपन खास अगर देखें तो बस बहुत मेरे हिसाब से तो कि फिर चैतन्य है, चैतन्य भी इनकी फेमस पॉइंट रही है। चैतन्य है, ठीक है ना। द टेंपल रेड है, ठीक है ना। इसके अलावा द बैट है, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ऐसी 31 पॉइंट्स कहां तक लिखेंगे अपन, तो हमको तो केवल ये पूछा जाएगा जजुरी क्या है। जजुरी एक धार्मिक यात्रा है जो इन्होंने कहां की थी? खंडोबा के लिए की थी। खंडोबा की धार्मिक यात्रा में इन्होंने जो एक्सपीरियंस किए है ना, जो ट्रैवलॉग्स टाइप का है, ये जो एक्सपीरियंस किए उनको कविताओं के माध्यम से उन्होंने अलग-अलग टाइटल्स के साथ व्यक्त किया। और ये एक धार्मिक यात्रा है जजुरी के लिए। जजुरी एक खंडर है, उनका मतलब खंडरों की एक मंदिर है, खंडर हो चुका है, वो मंदिर टूटा-फूटा हो चुका है। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे देखो, फिर इन्होंने काला घोड़ा पॉइंट्स लिखी थी। काला घोड़ा पॉइंट्स जो है ये भी पार्टी कलेक्शन है, ठीक है ना। पार्टी कलेक्शन है काला घोड़ा पॉइंट्स। अब आपको इसके बारे में कितना सा याद रखना है ना। ये काला घोड़ा पॉइंट्स जो है ये पार्टी कलेक्शन है। पहली बात तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, ये याद रखना है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। और आपको एक याद रखना है कि 56 पॉइंट्स का कलेक्शन है, इसके अंदर 56 पॉइंट्स है बस। इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। हार्ट ऑफ र्यूम भी है, बिल्कुल हार्ट ऑफ र्यूम भी है इसके अंदर, ये हार्ट ऑफ र्यूम भी है, आप लिख सकते हैं हार्ट ऑफ र्यूम, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी है 31 पॉइंट में, आप कॉपी पेस्ट करोगे क्या मतलब इतना लिखने से, कोई नहीं आता। आपसे पहली पॉइंट पूछेगा था बस, कहां तक पूछेगा 31 56 इनको नाम याद करते जाओ, 56 इसका नाम याद करो, 56 ठीक है ना, ऐसे काम मतलब निकलेगा। तो अगला जो है अगली इनकी जो कलेक्शन है वो सर्प 17 है। सर्प 17 जो है इनकी महाभारत से लिया गया है। महाभारत का एक ये महाभारत से लिया गया है। दरअसल ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, और एक किस लैंग्वेज में लिखी गई है? इंग्लिश में लिखी गई है, मराठी में नहीं है। ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम है जो कि इंग्लिश के अंदर लिखी गई है, ठीक है ना। समझ लो मेरी बात को। और महाभारत से लिया गया है। महाभारत में एक तक्षक वाला जो है TAKSHAK, तक्षक वाला जो एपिसोड है, तक्षक जो है, तक्षक की कहानी है। तक्षक क्या करता है सुनना, कि आपको मालूम हो तो एक घटना घटी थी महाभारत में, नॉर्मल घटी थी कि भाई जो तक्षक थे है ना, उन्होंने क्या किया था, एक कैरेक्टर थे महाभारत में, बताओ कैरेक्टर का नाम। जन्मजी नाम से कैरेक्टर थे, ठीक है ना। महाभारत में कैरेक्टर थे जन्मजी नाम से, तक्षक नाम थे सही है। ये कितनी लैंग्वेज में? एक ही लैंग्वेज में, एक तबूजर तक्षक थे। और इनका जो नाम था मतलब एक जन्मजय नाम से, जन्मजय नाम से क्या थे, एक किंग हुआ करते थे। और इनके जो फादर है, इनके फादर को क्या किया था, तक्षक ने क्या किया था, तक्षक जो थे उसने डस लिया था, तो उसके फादर मर गए थे। तो इसे बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उसने सारे सर्पेंट बुला करके नष्ट करवाने की कोशिश की। तो ये एक कहानी है, एक पॉइंट है उसके रूप में बनाई गई है। इसमें उत्तंका के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। उत्तंका गुरु दक्षिणा के लिए वो इयररिंग्स लेने गया था अपने, उसके लिए क्या नाम से, अपनी गुरुवानी के लिए। तो उस गुरु दक्षिणा के ऊपर तो उसकी कहानी छोटी-छोटी पॉइंट्स है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब छोटी-छोटी पॉइंट है और छोटी-छोटी घटनाओं को यहाँ पर मेंशन किया गया है महाभारत से लेकर के। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, तुम कितना भी याद कर लो, राजा जन्मजय, बिल्कुल। अब आपको अगर कोई पूछे, आपसे क्या पूछेगा, सर्प 17 पूछेगा, सर्प 17 का पूछेगा किससे संबंध है, आपको इतना याद रखना महाभारत से संबंध, बस इतने से खेल हो जाएगा आपका। सर्प 17 का संबंध किससे है? महाभारत से है, ठीक है ना। आगे देखो इनकी मराठी वर्क्स में देख लो, मराठी वर्क्स है इनका विस्की भाई, देखिए द बैक नोटबुक, विस्की भाई द बैक नोटबुक, अकाउंट बुक। तो देखो जान रहा मराठी पार्टी कलेक्शन है। थीम क्या लिया है, पुरानी अतीत, याद, दुख, इनर टर्मोइल, आंतरिक जो द्वंद्व या आंतरिक संघर्ष उसको लिया है। फ्रेगमेंटेड लिखते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखना 2005 के अंदर। इनकी जो एक कलेक्शन और था, इंग्लिश में कलेक्शन और चलता था इनका, वो मैं लिख देता हूं, पार्टी कलेक्शन, इनका पार्टी कलेक्शन और था, ये आपको याद रखना है चौथे नंबर पर, ठीक है ना, काला घोड़ा के बाद, ठीक है, चौथे नंबर पर आपको याद रखना है इनका पार्टी कलेक्शन है। और ये पार्टी कलेक्शन का प्रकाशित हुआ था 2010 में, है ना। और प्रकाशित जो कराया था वो अरविंद कृष्णा, ब्रिटेन में करवाया था, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा ने करवाया था। एक ब्लड एक्स करके पब्लिकेशन चलता ब्रिटेन का, ब्लड
इंडेक्स पब्लिकेशन के अंदर, और ये ब्रिटेन में चलता है। इसमें पब्लिश कराए थे उन्होंने इस पॉइंट को बाद में, ज्यादातर तो इनकी पॉइंट मरने के बाद ही पब्लिश हुई है। देखो ये 17 जो है लगभग मरने वाले साल में 17 2004 में, ये काला घोड़ा 2004 में पूछे करनी आपसे पूरी करनी है। अब देखना यहाँ पर ये रेवर्ड किया गया, सम्मानित है मराठी लिटरेचर ग्रुप में डीपली पर्सनल एंड आर्टिस्टिक वर्क है, और इसी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखना आपको। फिर चिमनी, ये डस्ट पार्टिकल्स, धूल की जो पार्टिकल्स उस पर उन्होंने लिखा था। ये शॉर्ट पॉइंट कलेक्शंस हैं, माइक्रो पॉइंट्स है, विजुअल मिनिमलिस्ट, इन्होंने छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बातों को बोला है, स्मॉल ऑब्जर्वेशन किए हैं, मोमेंट्स और आयरनी का, बस इतना याद रखना है। ये चिमनी से संबंधित किसका है याद रखना, चिमनी मराठी पब्लिकेशन है, ये इंग्लिश पब्लिकेशन नहीं है। 2016 लिखा है, 2016 तो है ही नहीं, 2010 है। अब बाकी को आप एक बार चेक कर लीजिए, जितना मुझे आइडिया है मैं उतना बता रहा हूं कि आप कहां से पढ़ के आते हैं मुझे नहीं पता। एक अरुण कोलात्कर की कविता है, कलेक्टेड मराठी पॉइंट्स, इनकी मराठी पॉइंट्स भी प्रकाशित हुई है, उनकी डेथ के बाद प्रकाशित हुई, इनके फ्रेंड्स और स्कॉलर्स के द्वारा। कंटेन्स इज अर्ली मराठी पॉइंट्स, पॉलिटिकल सटायर्स एंड अनपब्लिश्ड वर्क्स। ये जो अरुण कोलात्कर की जो कविता है ना, ये लेटर पब्लिश हुई है लगभग 1916-17 के अंदर, 2016-17 के अंदर, 2016-17 के अंदर लगभग पब्लिश हुई है, और ये इनके स्टूडेंट्स ने करवाई है, स्कॉलर्स ने करवाई है, ठीक है। ये मराठी पब्लिकेशन है, एक इंग्लिश पब्लिकेशन वाला से एक मराठी पब्लिकेशन, हाईलाइट करता है रेंज को एज बाइलिंगुअल पोएट को के रूप में, फ्रॉम रिदम्स टू अर्बन डिस्पेयर। अब अपन बात करते हैं कि और चीजों के बारे में जो आपको याद रखनी, छोटी सी एक दो चीज। एक इनकी पब्लिकेशन और है जो मराठी पब्लिकेशन द्रोण नाम से, बस आप ये और याद रख लेना, मराठी पब्लिकेशन इनकी द्रोण के नाम से, ये आपको याद रखना है कि मराठी बुक मराठी पॉइंट द्रोण के नाम से। आपने पीछे लिखा एसके की जगह 2010 की जगह आपने पीछे 2016 लिख दिया। अच्छा बोला 2010 था और लिख 2016 दिया। ओके सॉरी फॉर दैट 2010 तो बोला था ना मैंने, लिख दिया 2016, कोई बात नहीं, गलती हुई लिखने में। तो चलो अपन स्टार्ट, अपन कल जो है कल अपन कौन पढ़ेंगे, कल एक फेमस पोएट उठा लेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। शायद सलमान रश्दी ले लेते हैं, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड ले लेते हैं, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब और भी देख लेंगे अपन, कोई सा पढ़ेंगे जितना नोट्स बन जाएंगे, उसके नोट्स बनाने से क्या कम